अमित शाह आ रहे हैं जयपुर के पास ददिया में, जो बीजेपी का लकी ग्राउंड है, जहां पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और चुनाव के बाद आए थे। अमित शाह आ रहे हैं और इसी वजह से प्रदेश के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी जयपुर आए हैं। अभी अभी आए हैं, एयरपोर्ट पर उतरे ही थे कि कई सवालों के बीच एक पत्रकार ने पूछा कि गोविंद सिंह डोटासरा ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के अंदर तालमेल नहीं है। उन्होंने तालमेल को ताजमहल समझ लिया और ताजमहल समझने के बाद कहा कि इस तरह तो उनके वोटर नाराज हो जाएंगे मुसलमान, जब ताजमहल के बारे में कहेंगे कि वहां कुछ नहीं है। तो अब वो ताजमहल को लेकर बताते रहे कि कांग्रेस से मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ताजमहल को कुछ नहीं बता रहे हैं। अब ये रिपोर्टर हक्का बक्का रह गया कि मैं तो पूछ रहा हूं तालमेल को लेकर। अब क्या है कि राधा मोहन दास अग्रवाल आहट से पहले ही खिड़की खोल लेते हैं और इस तरह से जगहसाई हो जाती है, मगर कोई फर्क पड़ता नहीं उनको। जिस दिन से आए हैं वो आहट से पहले खिड़की खोले ही जा रहे हैं। बीजेपी वाले भी हलकान हुए जा रहे हैं कि न जाने कितनी बार प्रदेश दफ्तर में आ गए पदाधिकारी बनाने के लिए, हर बार लिस्ट लेकर जाते हैं और दिल्ली में फाड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर लिस्ट बना लेते हैं, फिर फाड़ देते हैं। कई बार हारे हुए जीते हुए इधर के उधर के नेताओं से मिल लेते हैं और कहते हैं इस बात तय है, मगर ये सूची आ ही नहीं रही है। खैर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नहीं आ रही है, मगर इस बीच अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह क्यों आ रहे हैं? आना भी चाहिए। सहकारिता मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं देश के, और बीजेपी का राज है। मगर इस बरसात के मौसम में जहां पर हर तरफ बारिश ही बारिश है, इतनी बड़ी सभा करने की जिम्मेदारी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर डाला गया है। तो यूं ही डाला गया है या फिर इसका कोई मकसद है? क्या वो संदेश देने जा रहे हैं कि भीड़ में जिसे हमने चुना है वो जुदा है, या फिर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं फीडबैक लेने आया हूं कि सरकार का कामकाज क्या है? सामान्य सभा या रैली होती तो समझ में आता है। कहा जा रहा है कि वो लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, यानी जनता से फीडबैक लेंगे कि सरकार का कामकाज क्या है। सरकार के विकास के मेले को भी वो देखेंगे, अवलोकन करेंगे। तो क्या वाकई वो भजन लाल शर्मा को लेकर दिल्ली के कुछ नेता जो फीडबैक दे रहे हैं लंबे समय से, उनको उसका आकलन करने आए हैं? क्या इसके बाद कुछ राजनीति बदलेगी, या फिर ये बताने आए हैं कि राजस्थान का एक ही लाल है, भजन लाल, जहां पर वो गृह मंत्री के नाते पुलिस के वैन का वो झंडी भी दिखाएंगे, रोजगार जो राज्य सरकार ने पैदा किया है उसकी नियुक्ति पत्र भी देंगे और राजस्थान को दिखाएंगे भी कि भजन लाल शर्मा कितना विकास कर रहे हैं विकास मेले के जरिए। मगर इसके अलावा वो वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे, और कहा जा रहा है कि इस दौरे के बाद जो आईपीएस की रुकी हुई सूची है वो भी आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, और पार्टी के पदाधिकारियों की घोषणा भी हो जाएगी, और जो रुका हुआ एक फैसला है मंत्रिमंडल में फेरबदल का, उसकी भी हरी झंडी मिल जाएगी। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वीटो है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष न चुन लिया जाए राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार को टाला जाए। हालांकि आरएसएस मना करती है कि हम सरकार के किसी कामकाज में दखल नहीं देते हैं, मगर हम सब जानते हैं कि वो कहां कहां कैसे कितना दखल देते हैं। करेंगे, लहजा क्या रहेगा, किनसे मिलेंगे, क्या फीडबैक लेंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा। मगर भजन लाल शर्मा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और कल से ये कोशिश कर रहे हैं कि जलवा ऐसा दिखे ददिया में कि भजन लाल शर्मा को देखने के बाद अमित शाह को लगे कि हमने जिसे चुना था वाकई में वो लाल है। इधर वरिष्ठ पत्रकार महेश झालानी ने लिखा है कि
दो लोगों ने प्रधानमंत्री और अमित शाह से वक्त मांगा था। इसमें आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा हैं। डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा को किसी ने भी वक्त अब तक नहीं दिया है। उसकी वजह उन्होंने कई गिनाई है, इसे चर्चा नहीं किया जा सकता क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं है उसके। मगर कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल को वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानसून सत्र में मिलने का दे सकते हैं। अमित शाह से उनको वक्त अब तक नहीं मिला है। अब हनुमान बेनीवाल क्या करने जा रहे हैं, क्या मिलने जा रहे हैं और क्या बातें करेंगे पता नहीं। मगर एक बात तो तय है कि हनुमान बेनीवाल लगातार नागौर में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि ज्योति मिर्धा भले ही हमारे पांव उखाड़ने की कोशिश कर रही है, मगर अब भी हम वहां पुलिस और प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। कहा जा रहा है कि आधी रात का दृश्य है जब कलेक्टर साहब मौके पर आए और हनुमान बेनीवाल के इस रैली में आकर उन्होंने उनकी मांगों को विचार करने का, मांगों का मानने का भरोसा दिया। हालांकि जयपुर में भी आए थे संभागीय आयुक्त और पुलिस कमिश्नर, मगर सरकार कैसे और किस तरह से भरोसा देती है हम सब समझते हैं। पर हनुमान बेनीवाल ने वहां पर कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि मूड में आ गए हैं, अब ये 1.5 लाख लोग कूच करने वाले हैं और जो हमारे साथ संघर्ष करेगा जेल जाएगा, वो आगे जाके नेता बनेगा, मैं सांसद और विधायक बनाऊंगा। ये तमाम तरह की वो बातें वो कहते हुए नजर आए। और वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा रही कनिका बेनीवाल के भाषण की भी, जो खींवसर से चुनाव हार गई हैं। बड़े बड़े नेता पहला चुनाव हारे हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो, बहुत सारे हैं। धरती पर आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन आज कोई हमारे बच्चों का नहीं है। हमारे बच्चे तो इतने छोटे छोटे हैं, उनको आज कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे हैं। वो आंदोलन भी आपके बच्चों का है और आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा हमारे परिवार कनिका बेनीवाल को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल बेहतर होता आरएलपी पार्टी का जिम्मा कनिका बेनीवाल को दे देते, क्योंकि वो बहुत ही सधे हुए शब्दों में भावनात्मक अपील के साथ बातें करती हैं। उनका भाषण ऐसा था कि लोग तालियां बजा रहे थे। अब हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक हैं वो उनके साथ रहेंगे, मगर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसमें हनुमान बेनीवाल के चेहरे के अलावा संगठन की शक्ति और भावनात्मक अपील की जरूरत है, जो हनुमान बेनीवाल के सुप्रीमो रहते हुए पार्टी में उतनी दिखाई नहीं देती है। बॉन्डिंग है पूरे राजस्थान में, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, मगर हमें लगता है कि ये वाकई मौका है कि कनिका बेनीवाल पार्टी को संभालें और पर्दे के पीछे रहकर हनुमान बेनीवाल पार्टी को खड़ा करने के लिए काम करें, क्योंकि जितना जोड़ते हैं वो उससे ज़्यादा लोगों को नाराज भी कर लेते हैं। कई कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तर में युवा नेताओं को मैं देखता हूं जो हनुमान बेनीवाल के लिए आज से 5-7 साल पहले जान छिड़का करते थे। अब दोनों तरफ की गलतियां होती है, ऐसा नहीं है कि वो सारे खराब थे। हनुमान बेनीवाल में सिर्फ अच्छाई है। मगर मैं देख रहा था अगर लोग इतना प्यार करते हैं, इतने कम समय में जयपुर में और नागौर में इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, तो इस ताकत को कैसे एक संगठन की शक्ति में बदलना है। अगर ये अब भी ना बदलें तो फिर बहुत देरी हो जाएगी। वैसे हनुमान बेनीवाल के लिए अच्छा होगा कि नीतीश कुमार की तरह या फिर मायावती की तरह या फिर ममता बनर्जी की तरह सत्ताधारी पार्टियों से गठबंधन करके एक मौका दें पार्टी को बड़ा करने के लिए। हर किसी से वो लड़ लेते हैं। कांग्रेस ये संभव नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों पार्टियों का वोट बैंक एक जैसा है। कांग्रेस मजबूत होगी तो ये कमजोर होंगे और ये मजबूत होंगे तो कांग्रेस कमजोर होगी। दोनों एक साथ चल नहीं सकते।
भले ही बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ रही है, मगर दोनों एक साथ चल नहीं सकते। बिहार में भी इसी तरह के कमोबेश हालात हैं। कांग्रेस वहां सरेंडर है, इसलिए तेजस्वी की कोई समस्या नहीं है, वरना वोट बैंक दोनों का एक ही है। अब ये सरेंडर करके तो रह नहीं सकते। ऐसे में पार्टी को बढ़ाने के लिए जरूरत है कार्यकर्ताओं को तैयार करना, और कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए जरूरत है सत्ता में भागीदारी। अब ये कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इनका मिजाज भी हर किसी से मिलता नहीं है, पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो रास्ता खुलेगा, पता नहीं। ज्योति मिर्धा के नागौर की राजनीति में आने के बाद बीजेपी का एक बड़ा धड़ा जो नागौर में है वो हनुमान बेनीवाल से सहानुभूति रखने लगा है और जयपुर में आके विरोध जताने लगा है कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ क्यों बोलते हो, क्यों कार्रवाई कर रहे हो, हमारा क्या लेना देना है उससे। वो इसलिए नहीं कि हनुमान बेनीवाल से मोहब्बत करने लगे हैं, इसलिए कि वो ज्योति मिर्धा के बीजेपी में स्थानीय स्तर पर बढ़ते कद से परेशान हैं, क्योंकि नई पुरानी वाली खेल हर पार्टियों में चलता है। अब ये अगर एनडीए के नजदीक जाते हैं तो ज्योति के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। खैर, ये दूर की कौड़ी है, बहुत दिन चुनाव है, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर कम अंतराल में 2 बड़ी रैलियां करना इतना आसान काम भी नहीं है। वैसे पार्टी के लिए जिसके नेता के पास चाय के पैसे कम पड़ जाते हैं शहीद स्मारक पर धरना देते समय।